ब्रशअप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हमने दो तरह की प्रोबेबिलिटी की थी। एक थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। आयरा, तुम क्यों नहीं आई कल? अभी भी दर्द हो रहा था? ओके। सो पिछली वाली रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब देख रही हो? क्लासेस कवर अप कर रही हो कि नहीं? कर लो, बिकॉज अब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपके पास। अभी कब से आपके एग्जाम शुरू हैं? 16th को तुम्हारा पेपर है, 3rd से है, तो आइडियली हमारे पास 31 अगस्त तक ही टाइम है, जो हम अपना सिलेबस भी पूरा करें और रिवीजन भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स की करें। ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल होता है व्हेन वी एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली परफॉर्म, एक्चुअली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और उसके बेसिस पर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किया था कि इफ आई ओपन अ बैग ऑफ स्वीट्स और उसमें 40 स्वीट्स हैं, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। सो देर आर 5 रेड, 6 ऑरेंज, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम बताएंगे कि कल अगर मैं ऐसे 10 पैकेट्स ऑर्डर करती हूँ, दैट मीन्स आउट ऑफ 400 स्वीट्स हाउ मेनी आर ऑरेंज स्वीट्स, रेड स्वीट्स। हमने ये वाले क्वेश्चंस कल किए थे, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है कि जो थ्रू आउट सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमने हेड्स और टेल्स का, हमने कॉइन्स को फ्लिप किया, थ्रो कर रहे हैं, हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, और मैं उनके आउटकम्स को एक्चुअली नोट कर रही हूँ, राइट। सो इफ आई फ्लिप अ कॉइन लाइक 500 टाइम्स एंड आई से एक्चुअली उसमें हेड्स कितनी बार आ रहा है, टेल्स कितनी बार आ रहा है, तो मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलेगी कि हेड्स आ रहा है, इफ आउट ऑफ 500 थ्रोज हेड्स आ रहा है 239 टाइम्स, और ये आ रहा है 261 टाइम्स, ठीक है। टेल्स आ रहा है, हेड्स आ रहा है 239 टाइम्स, टेल्स आ रहा है 261 टाइम्स। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी विल से दैट द probability of a tail is 261 out of 500, probability of a head is 239 out of 500, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहेगी जितना मर्जी बार टॉस कर लो, आप 500 टाइम्स टॉस कर रहे हो कॉइन को, तो हेड आने के चांसेस 1/2 ही है। हर एक में हेड आए वो 1/2, 1/2 ही रहेगा। बात समझ में आ गई? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि एक्चुअल थ्योरी वाइज कितनी होनी चाहिए, कितनी है, उसी के हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वी से हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इसके बाद हमने एक और किया था जिसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, राइट। एक चीज हमने और पढ़ी थी, कहीं एजर्शन रीजनिंग में कहीं कुछ आपसे पूछ सकते हैं, तो पेज 164 में है गैम्बलर्स फैलेसी, पेज 164 में है गैम्बलर्स फैलेसी। तो कहते हैं कि गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है कि इफ यू फ्लिप अ कॉइन, लाइक अगर आप मल्टीपल एक गैम्बल कर रहे हैं एंड यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन लाइक 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स में हर बार हेड आ रहा है, लेट मी से 8 बार ही फ्लिप किया और हर बार ही हेड आया है, तो 9th टाइम में ना गैम्बलर जो होगा वो बहुत श्योर होगा कि अब तो फिर से हेड ही आएगा, ठीक है। लेकिन गैम्बलर्स फैलेसी ये है कि उसको ये नहीं पता कि 9th थ्रो में वही प्रोबेबिलिटी है जो पहली थ्रोज में थी, इट कुड बी आइदर हेड और इट कुड बी आइदर टेल। सो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इज 1/2 ओनली। 8 बार फ्लिप किया कॉइन को और 8 बार ही आपके पास हेड आया, इसका मतलब है 9th फ्लिप पर ना हम बड़े होपफुल हो जाते हैं कि अब भी हेड आएगा। बात समझ में आ गई? सो इफ वी आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, हमारा प्रैक्टिकल एक नॉर्मल कॉइन है, अनबायस्ड है, हम कंट्रोल नहीं करें, उसको कोई रिमेम्बरेंस नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो ना, यहाँ पर इफ आई ड्रॉप अ कॉइन, आई ओपन दैट ऐप जो कॉइन को फ्लिप करता है, मैं उसके बेसिस पर इफ वी डू इट, तो इट हैज अ मेमोरी। तो जब आप एक्चुअल एक फिजिकल कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं है। समझ में आ गया? तो उसने नेक्स्ट फ्लिप क्या देना है, दैट इज रिगार्डलेस कि पिछला क्या आया, राइट। तो यही होता है कि नेक्स्ट फ्लिप, 9th फ्लिप पर भी 50% चांस है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, रादर देन सेइंग कि नहीं अब आई एम लाइक वेरी श्योर 90% की हेड आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है गैम्बलर्स फेलिसी। हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, 3rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 सिर्फ कल की रहती है, वो भी सुबह से भी मुझे सच में टाइम नहीं लगा, तो आई वॉज लाइक पुटिंग इट ऑफ की कर देती हूँ तो ही आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या लिखा है, टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। जो प्रैक्टिकली करने को चीजें कही है, पेज नंबर 165, स्टार्ट एवरीवन, पेज 165, क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हारा पेपर 28 को ही है ना? ठीक है।
और 26 को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद 25 को, 26, 27, 2 दिन की छुट्टी है। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, ठीक है? तो हमारी ना एक्चुअली कहीं जाने के लिए बुकिंग्स हो चुकी हैं, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पेपर इतनी लेट हो जाएगा किसी का भी। तो आई टेक योर क्लासेस पर ऑनलाइन होंगी, ठीक है ना, 2 दिन के लिए। मैं मैक्सिमम काम तुम्हें करवा के जाऊंगी, रिविजन वगैरह तुम्हारी जो भी एपीजीपी भी आना है, नहीं आना ना, तो इतना काम है। रिविजन्स मैं कोशिश करूंगी, आपको वर्कशीट भी देके जाऊंगी। वहां पर जाकर भी मैं आपको सारे डाउट्स जो भी एक्स्ट्रा करवाना है 1-1 घंटा, बट दैट विल बी लेट नाइट थोड़ी क्लास, ठीक है? तो थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज आई कुड नॉट, मैं वो बाकी सभी पेपर्स पहले हैं, 11th भी, 12th भी, एवरी पेपर, इवन कैम्ब्रिज भी, वो भी पहले है। तुम्हारा ही कट गया है। अब बीसीएम देखते हैं कब है, और सेक्रेड हार्ट और जीएन पता नहीं मुझे अब क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है? टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। ये टॉस करते थे ना, ये एक गेम भी आती थी पहले। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन, और ऑन इट्स टॉप, और ऑन इट्स साइड, ऑन इट्स साइड। तो जो कप है वो इस तरह से, ठीक है, आफ्टर टॉस या तो वो है ऑन इट्स बॉटम, लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, तो यही होगा, ठीक है। अपसाइड डाउन है तो इस तरह से आ जाएगा, दिस इज अपसाइड डाउन, ठीक है। ऑन इट्स साइड तो इस तरह से है, इस तरह से रोल आउट हुआ है, ठीक है, ऑन इट्स साइड। असाइन द प्रोबेबिलिटीज टू आउटकम्स बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें टॉस करना है और तुम्हें बताना है, ठीक है ना, घर जाना, पेपर कप लेना और टॉस कर देना। समझ में आ गया? तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि इसमें डेटा दिया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, getting an even number when rolling a fair six sided dice। तो जो भी आपको दिया जाएगा वो फेयर ही दिया जाएगा। फेयर का मतलब है कि कल कोई भी हम में से रोल करेगा तो सबके लिए वो सेम है, किसी एक के पास उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और 6 साइडेड का मतलब है कि उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक दो आएगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 फिर से होगा किसी साइड पर, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? टोटल आउटकम्स कितने हैं ऑन रोलिंग अ डाई? कितने आउटकम्स हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखोगे। देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6, ठीक है। इवन नंबर्स कितने हैं? टोटल इवन नंबर्स कितने लिखोगे? 2 3 2 4 एंड 6, 2 4 6। So total number of even numbers is 3. So probability of getting an even number will be number of outcomes favorable divided by total number of outcomes. So favorable कितने हैं? 3 out of 6, 1/2। समझ में आ गया बच्चा इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट पेज, 166, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसके बाद ना, ये तो हमें अब रियल लाइफ हो गए ना,
इसके बाद जो हमें करवाना है, so suppose you roll a die, six-sided die 12 times and get a three times. ठीक है। और दो तरह की प्रोबेबिलिटी हमने की थी। एक होती है क्वेश्चन नंबर 6, उसने लिखा है यू आर रोलिंग अ फेयर सिक्स साइडेड डाई, नंबर 3 हैज appeared 3 times। कल छुट्टी है क्या? शायद। ठीक है। देखो ना, आपने 12 बारी कॉइन्स को टॉस किया, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना? आपने जब इस तरह से टॉस किया, तो जो नंबर 3 आया, मतलब जो आउटकम्स आते हैं ना, वो हमारे क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। आपको ये पता है नंबर 3 जो है वो 3 टाइम्स आया है, बाकी नंबर कितनी बार आया है वो हमें नहीं पता, वो हमें दिया ही नहीं हुआ। डेटा हमें ऐसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पता है कि नंबर 3 जो है वो 3 टाइम्स आया है, आउट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। तो उसने कहा है व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3। तो आप लिखोगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3 कितना होगा? आउट ऑफ 12 3 हैज कम 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 3/12 विच इज 1/4। समझ में आ गया? इसमें फॉर्मूला लिखना है ना एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का, तो वो लिख देना जो हमने कल पढ़ा था। ऑन पेज मार्क कर लो, पेज नंबर 160। तो यहां लिख लो पेज 160 पर फॉर्मूला है, ताकि आप बार बार उसे पढ़ सको। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, number of times the event occurred over total number of trials। तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप लिखोगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3, रोलिंग अ 3। ठीक है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स लिख लो, सैंपल स्पेस लिख लो या केसेस लिख लो। तो 3 के फेवर में कितने बैठे हैं? 3 आए रोल करने पे, एक ही ना आ सकता है एक ही वे में। और कितने आउटकम्स हैं? 6। तो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ठीक है। अब जो चीज मैं आपको बार बार समझा रही थी कि क्या होगा, why might these probabilities be different? Because one is based on actual experiments and other is based on the theoretical view। ठीक है। वन इज एक्चुअल रिजल्ट्स, अदर इज थ्योरेटिकल व्यू। ठीक है। तो कहते हैं कि what would you expect to happen if you roll the die 60 times, 600 times, 6000 times? तो मैंने आपको कहा था ना कि जब ये कॉइन्स को टॉस किया था, तो कैसे आया था हेड और टेल? 1/2। एक्सपेरिमेंटल से हम थ्योरेटिकल अप्रोच में कैसे पहुंचे थे, क्लासिकल अप्रोच में कैसे पहुंचे थे? तो उन्होंने कैसे किया था कि अगर हमने नंबर ऑफ कॉइन, जो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, पहले एक बारी किया, फिर 2 बारी किया, तो 10 टाइम्स किया, 50 टाइम्स किया, 100 टाइम्स किया, 500 टाइम्स किया। सो एज यू इंक्रीज, लिख लो, एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, as we increase the number of trials, as we increase the number of trials,
the experimental probability gets closer to theoretical probability. कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को इनफाइनाइट कर दोगे ना, कि बढ़ते जाओ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप देखोगे। ठीक है, जीपी में हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जाएं और कहें कि बस करते जाओ, रुकना नहीं है, आपके थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, कि थ्योरी में क्या होता है और एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनका डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, दे विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर। समझ में आ गया इतना? ऐसे ही आ जाओ, अब नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल स्पेस। तो अब हम यहां से करेंगे, पहले डाइस के बारे में करवाऊंगी, सिंगल डाइस, टू डाइस और कॉइन्स के बारे में, ट्री डायग्राम करवाने हैं हमें। ये हमारी सारी वो वाली प्रॉबिलिटी है, चलो ये हमारा सारा 10th का ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, आ जाओ नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इफ आई हैव टू गिव यू सम आइडिया अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ना, तो उसमें ये आएगा। ये सारा हमारा ना पिछली वाली की एक्टिविटी थी, एक्सपेरिमेंटल। चलो आगे नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, लिख लो, आपको एक्सपेरिमेंटल ना थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना ये पहले ही सिखाते थे, आप बिफोर कोविड ना ये चैप्टर था और इस तरह से सिखाया गया था। एग्जाम्पल 1 था इसमें, अ कॉइन इज टॉस्ड, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 times with the following frequencies. So head has come 455 times, tail has come 545 times. ठीक है, head has come 455 times, tail has come 545 times. ठीक है, calculate probability for each. तो आप लिखोगे probability of head, number of trials in which the event happened and total number of trials. तो हेड आया है 455 टाइम्स आउट ऑफ 1000, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, 455 बाय 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी, 545 बाय 1000। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट एक्चुअल वाला बनाकर देती हूँ, कि अगर हमने अ डाई इज थ्रोन 1000 times, ठीक है, with frequencies as follows, with frequencies of outcomes 1 2 3 so on till 6 as follows। तो 1 2 3, तो नंबर 1 आया है, दिस इज आउटकम, और यहां पर होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आया है 179, यहां है 150 157 149 175 एंड 190। ठीक है, तो आउटकम है 1 से लेकर 6 तक, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज है, मतलब किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, सिस्टम से जनरेटेड, ये हमारे पास रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसीज हैं। सो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, आपको ये टेबल दिया हो, आपको कोई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, सो विल यू आंसर 1/6? अब क्या आंसर करोगे, 5 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बोलो, 175 आउट ऑफ 1000, बस ये आंसर होगा आपका। समझ में आ गया? ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, क्या आंसर होगा, 149/1000। अच्छा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 179/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2,
150 बाय 1000 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 6 भी लिख दो। अब मैं क्यों लिख पा रही हूं ये हम देखेंगे। 157 बाय 1000, और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी निकालते हो तो 190 बाय 1। अच्छा, अब ये सारे नंबर्स को अगर हम ऐड कर लें, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, ये 3, ये 4, 5 और 6, इन सबको अगर हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा? 1000/1000। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर थ्योरेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को, दैट इफ आई ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, and probability of 6. So you are adding 179 by 1000, 150 by 1000, then you have 157 by 1000, then 149 by 1000, 175 by 1000 और 190 by 1000। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1000/1000 आ जाएगा बच्चों, वो 1 होगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ ही करवा दूंगी, क्योंकि मोस्टली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना वो होती है थ्योरेटिकल। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। सम ऑफ ऑल probabilities related to an experiment is always 1। ये नहीं आपको मैम उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये थी, इसकी ये, इन दोनों का सम 1 नहीं आ रहा। एक एक्सपेरिमेंट के विद इन जितने आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी 1। समझ में आ गया इतना? तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब हमारी रियल प्रोबेबिलिटी शुरू हो रही है, और यहां से हम लोग सब आउटकम्स बनाने शुरू करेंगे, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, उन सब के हिसाब से। 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, और मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो द वर्ड सैंपल स्पेस। तो ये मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूं। द वर्ड इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ठीक है, इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। It is the list of all possible outcomes. It is the list of all possible outcomes. अपनी बुक में देखो उसने क्या क्या कंडीशन लिखी है, that it should include every possible outcome. Outcome should not be listed more than once. ठीक है, now number of elements in the sample space is called the sample size noted by n of s। तो sample size मतलब जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो n और n ऑफ s से कभी कभी वो डिनोट कर देगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी, रेन, नो रेन। तो सैंपल साइज उसने क्या लिया है? 2। देखो बुक में सब, पेज 166 पढ़ो, इन सबको अंडरलाइन करो, बुक निकालो। गलत बात है। ठीक है, सैंपल साइज फॉर वेदर इट रेन्स और डज नॉट रेन। ठीक है, द सैंपल साइज फॉर अ मैच, पॉसिबल आउटकम्स, विन, लूज, ड्रॉ। तो नंबर ऑफ सैंपल साइज उसने कितना लिखा है? 3। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट, टॉसिंग अ कॉइन। सो एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, सैंपल स्पेस में आएगा हेड या टेल। ठीक है, तो सैंपल साइज क्या हो गया इसमें? बोलो, सैंपल साइज इज 2। टॉसिंग अ कॉइन, हाँ नींद से उठो तभी बोल रही हूँ। तो यहां से ये चीज है जो पढ़नी जरूरी है, क्योंकि यहीं से अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल वाली शुरू हो जाती है। दिख रहा है सबको? सो वी आर टॉसिंग अ कॉइन, so we are tossing a coin, experiment is tossing a fair coin, sample space में या heads आएगा, tails आएगा, sample size 2 का है। रोलिंग अ डाई में 6 हो गया,
टॉसिंग टू कॉइन्स, अब लिखो व्हेन वी आर टॉसिंग टू कॉइन्स। तो इसमें मैं आपको ट्री भी बनाना सिखाती हूँ, लिखोगे, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैक्सिमम यहां से आएंगे, लिखो। सो इन केस ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स, इन केस ऑफ टॉस ऑफ टू कॉइन्स। अच्छा, इसमें ना फैक्ट, इसका जो डिसीजन ट्री होता है ना, या जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ट्री होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, ट्री डायग्राम्स थे। ठीक है ना, तो कैसे बनता है देखो। तुम्हारे पास दो कॉइन्स है C1 C2, हम मान के चलते हैं दोनों डिफरेंट कॉइन्स है। ठीक है, दोनों डिफरेंट कॉइन्स हैं, हम दो कॉइन्स को टॉस करें, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का, है ना। तो आपका ना, अब जो लगता है कि जैसे बेटिंग लगती है कि आई वॉन्ट टू टॉस अ हेड, कि कम से कम एक हेड आए, या एग्जैक्टली एक हेड हो, या दोनों हेड्स हो। ठीक है, दोनों हेड्स जो समझ में आता है, दोनों टेल समझ में आता है। लेकिन आप इस तरह से भी बेट कर सकते हो कि जो हेड है वो 5 रुपीज वाले में आ रहा है, या 10 रुपीज वाले में आ रहा है। तो हम ऑप्शंस कैसे लेकर चलते हैं इसमें, या इस पर डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं, कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, उसमें कॉइन 1 या कॉइन 2, या हेड आएगा कॉइन 1 में, है ना, या टेल आएगा। बात समझ में आ गई। C1 अगर मैं कॉइन 1 को टॉस कर रही हूं, ठीक है, इस तरह से लिख लो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इस हेड के बाद सेकंड कॉइन पर हेड आ सकता है या टेल, यहां से भी हेड आ सकता है या टेल। तो ये ट्री की तरह ना, इसकी ब्रांचेस शूट होनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ गई, कि फर्स्ट कॉइन में मैंने कहा हेड आ जाए, ठीक है, C1। अब C2 में क्या लिखोगे, या तो हेड लिखोगे या टेल। फिर C1 में अगर टेल आया तो यहां क्या लिख सकते हो, हेड भी लिख सकते हो, टेल भी लिख सकते हो। तो एक ऑप्शन आपका बन गया हेड ऑन बोथ। सेकंड क्या हो गया, कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकंड कॉइन पे टेल आए। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, कि फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। और फोर्थ क्या हो गया, कि दोनों पर टेल। कैन यू रीड इट लाइक दिस, हेड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, टेल। ठीक है ना, ब्रांचेस निकल जाती है, ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रांचेस, ये चली गई यहां, तो एक ऑप्शन आ गया। फिर अगर यहां से यहां मुड़ जाते तो हेड एंड टेल। अब टेल के साथ कुड बी हेड, टेल के साथ कुड बी टेल। बात समझ में आ गई। सो व्हेन यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स, सैंपल स्पेस क्या है बोलो, क्योंकि ना क्वेश्चन अब तुम्हें ये भी आ जाएगा, राइट द सैंपल स्पेस। तो आपने ऐसे करली ब्रैकेट्स लिख कर लिखना है, हेड एंड हेड, हेड टेल लिखो, टेल हेड एंड टेल एंड टेल। So number in sample size is 4. ठीक है, तो इवेंट तो मैंने आपको बताया ही था, एनी सिंगल पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट, और कॉम्बिनेशंस ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, पेज 167 पे अंडरलाइन कर लो बच्चों इसको, क्योंकि ना ये काफी बार फिर कंफ्यूजन आती है, बच्चे बोलते हैं, जितना डिटेल में इसमें कहा है ना, सीरियसली ये काफी बार फिर बच्चा बोलेगा कि मैम इवेंट कैसे हुआ ये। तो ये क्या होता है, कि इवेंट इज एनी सिंगल पॉसिबल रिजल्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स that might happen when you perform a random act। ठीक है ना, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ठीक है ना, मैंने कॉइन को टॉस किया, नहीं मैंने डाइस को रोल किया। अब मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें तभी छुट्टी दूंगी जब 3 आएगा, है ना। आप मुझे कहते हो मैम 15 मिनट्स ऑफ पहले दे दो, मैं यहाँ पे ना डाइस निकालती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं तभी होगा, इफ आई रोल अ 3, है ना। तो अब एक 3 था, तुम्हारा सारा सबके दिमाग में ना, यहाँ पे सब बैठोगे, 3 आए 3 आए, ऐसे बोलना शुरू करोगे मन में, है ना। एंड यू विल प्रे एंड यू विल से कि छुट्टी हो जाए स्कूल से, या एंड इफ आई गिव यू दिस ऑप्शन कि नहीं मेरे पास तुम्हारे फाइनल रिजल्ट्स के मार्क्स हैं, तुम सितंबर टेस्ट दे रहे हो तो मेरे हाथ में है, एंड आई विल गिव यू 100 मार्क्स इफ आई रोल अ 3, है ना। तो सब बैठकर वहां बैठोगे, 3 आ जाए 3 आ जाए, यही है ना एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा दिमाग 3 पे जा रहा है, तुम्हारे लिए फेवर में क्या है, 3। लेकिन रोल करने पे क्या आ सकता है, तो मैं सोच रही होंगी यार क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है।
है ना? तो मैं जब रोल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो 3 में फेवर नहीं है, मुझे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं है। तो मेरे पास आउटकम्स क्या हो गए? 6, उसमें से फेवरेबल तुम्हारे लिए क्या है? 1/6। दिस इज वन सिंगल इवेंट। ठीक है? कि मुझे सिर्फ 3 में इंटरेस्ट था। बात समझ में आ गई? व्हेन आई से एनी सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, कि मुझे सिर्फ 3 चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहती हूँ, क्या हो मैम, बोलो मैम थोड़ा फेयर हो जाओ मैम, 3 तो बहुत ही कम चांसेस में आ सकता है मैम, कुछ तो थोड़ा हमें और लेवरेज दे दो, है ना? मैं को पूरी असाइनमेंट करके आओ, नहीं मैम इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैम थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दे दो, हमें सिर्फ आधे क्वेश्चंस करने दो, मैं को 5 करके आओ। तो वो चीज जब हम मांगते हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं मैम 3 तो बहुत ही कम हो गया, कुछ और करें। तो मैं कहती हूँ चलो इवन नंबर आएगा ना, तो आई विल गिव यू 100 मार्क्स। है ना? अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा नंबर जाएंगे? तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अब तुम 3 नंबर्स के बारे में सोच रहे हो आउट ऑफ 6। तुम्हारे लिए सिर्फ 3 नंबर्स एग्जिस्ट करे, कि हाई 2 आ जाए, हाई 4 आ जाए, हाई 6 आ जाए, ये बोलोगे अंदर से? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स व्हेन यू परफॉर्म अ रैंडम एक्शन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई टॉस 2 कॉइन्स एंड से नहीं दोनों में टेल्स आएगा ना, देन आई गिव यू एन ऑफ। है ना? तो तुम्हारे दिमाग में तो टेल्स जा रहे हैं दोनों में, है ना? तो दोनों ऑप्शंस हो गया ना, कॉम्बिनेशन हो गया, ये अकेला नहीं कि नहीं टेल आ गया। सो देर आर 2 कॉइन्स, दोनों पे टेल चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स आ जाता है। ठीक है? सो टॉसिंग 2 कॉइन्स में आपने सैंपल स्पेस बना लिया था, ये समझ में आ गया? ठीक है? तो इवेंट ना मैं आपको ये सारे समझाऊंगी। रोलिंग अ 6 डाई, तो हमारे पास आ गया रोलिंग अ नंबर मोर देन 4, ये हमारा हो गया इवेंट। तो इसमें एक सिंगल नंबर भी आ सकता है, मोर देन नंबर्स भी आ सकते हैं। पिकिंग अ फ्रूट फ्रॉम अ बास्केट, मान लो 3 तरह के फ्रूट है, आप मैं आपको बोलूं आपको कौन सा पसंद है, मैम एप्पल नहीं लेके आना, बाकी कोई भी ले आओ। ठीक है? बस डोंट पिक एप्पल। सो बनाना और ऑरेंज में मेरे पास ऑप्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग एन एप्पल। तो मैं बनाना ऑरेंज दोनों को देखूंगी कि दोनों में से कुछ भी ले जाऊं। बात समझ में आ गई? या मैं को नहीं नहीं मुझे तो एप्पल ही लेना है, सो आई गो ओनली फॉर एप्पल। बात समझ में आ गया? सिंगल इवेंट और आई एम लुकिंग फॉर मल्टीपल इवेंट्स। ठीक है? चलो, तो अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस को करते हैं। व्हेन अ सिंगल 6 साइडेड डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? अब तो आंसर सही है ये। क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। एक सिंगल 6 साइडेड डाई है, क्या होगा आंसर? एक डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है? रोल करके रखा, तो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकते हैं? तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर क्या होगा? तो कल आपको ये एमसीक्यू में आता है, तो आप क्या नंबर मार्क करके आओगे जहां पे 6 लिखा होगा? बात समझ में आ गई? चलो, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस, रोलिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। अब आ जाते हैं, ये हमारा काम है, ये अब इंटरेस्टिंग वाला पार्ट हमारा आ गया। ठीक है? तो अब आ जाओ, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3। द एक्सपेरिमेंट सेज कि एक डाइस को, ठीक है, सिंगुलर में डाई होता है, प्लूरल में डाइस होता है, ठीक है, एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। ये अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, होते थे, मतलब जो मैं एक्स्ट्रा करवाती थी। देखो, एक डाइस और एक कॉइन। डाइस के कितने ऑप्शंस होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। डाइस का सैंपल स्पेस लिख लो और कॉइन का सैंपल स्पेस लिख लो। अगर मुझे अब कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाना है, तो क्या होगा? ठीक है? तो मैं यहां से 1 लूंगी, 1 के साथ हेड आ जाए, 2 के साथ हेड आ जाए, 3 के साथ हेड, 4 हेड, 5 एंड हेड, 6 हेड। ऐसे क्या हो? 1 टेल, 2 टेल, 3 और टेल, 4 एंड टेल, 5 एंड टेल, 6 एंड टेल। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे इस केस में? बता सकते हो बच्चों? कितने आउटकम्स हैं? गिनो। 5 है? गिन कितने हैं? 12। मुझे लगा 5 बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं इतना पढ़ने के बाद 5 बोल रहा है, ऐसे कैसे? नींद से उड़ जाओ। सब बाकी सब। मैम से ये तो बोला नहीं, तुझे नहीं कह रही, बाकी सब सब सोए हुए शांति से बैठे हुए हैं।
मैं तो बोला, मुझे लगा 5, तभी तो मैंने कहा कि नहीं, तुमने कहा ना 12, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आई हर्ड 5 अर्लियर, एंड दैट टू आई वॉज वंडरिंग कि मैंने इतना लिख दिया डिटेल में, उसके बाद तुम 5 कैसे बोल रहे हो, है ना। हाँ वो कह रही थी। तो आ गया, बाकी सबको बोले थे नींद से उठ जाओ। चलो, हो गया ना, 12 आउटकम्स आ गए, समझ में आ गया ये। तो दिस इज टू इवेंट्स कंबाइंड टुगेदर, टू एक्सपेरिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। थर्ड है चूजिंग अ रैंडम इंटेजर। नाउ नेक्स्ट, third second part, choosing a random integer between -5 and 5। अच्छा, ये ना क्या है, बिटवीन का हुआ है, सबसे जरूरी चीज है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको याद रखना, ये बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? लिमिट्स को छोड़ दो। बिटवीन मतलब इन बिटवीन। सो यहां पे लिखो -5 and 5 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। फिर आएगा, अगर मैं लिखूं फ्रॉम -5 to +5, तो ये होगा लिमिट्स बोथ 5 and -5 इंक्लूडेड। ठीक है, बोथ लिख लो बच्चों, ये चाहे बुक में ही लिख लो। ठीक है, ये नोट्स ही हैं जो हम बना रहे हैं। अब इतने सारे को ना कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये आप जब लिख रहे हो ना इन चीजों को, ये याद ही रखना है, क्योंकि आगे एपी में भी काम आएगा ये। समझ में आ गया, ये कुछ चीजें हैं ना दैट शुड स्टे इन द माइंड फॉर एवर, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक हो गया ना, -5 and 5 नॉट इंक्लूडेड। तो अच्छा, -5 नहीं यार 5 है, हमें रैंडम चाहिए, इन दोनों के बीच में नंबर हो। तो कितने नंबर्स हैं इनके बीच में? -4 है, और कौन सा है? -3, फिर कौन सा है? -2। वेरी गुड, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपकी हो गई सैंपल स्पेस, बिल्कुल नंबर कितना आ जाएगा। तो मान लो तुम्हें ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना इजी प्रोबेबिलिटी उतना कोई चैप्टर नहीं होगा। ठीक है, अब आओ, -5 to 5 कहाँ होता है, 4 फ्रॉम कहाँ हो, तो -5 - 4, हाँ कितने आंसर्स हो जाएंगे बेटा? ठीक है, तो नाउ यू हैव सैंपल स्पेस में 11 आउटकम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका थर्ड पार्ट भी है, बॉक्स कंटेनिंग, लिख लिया सबने ये वाला, इरेज करो। नेक्स्ट बढ़े, थर्ड पार्ट, a box containing 5 green 7 red balls, a ball is drawn at random। ब्लाइंड फोल्ड करके एक बैग में ना बॉल्स डाल दी और कहा कि बस एक बॉल निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब बॉल जो है क्या आ सकती है, यू कैन हैव green 1, green 2, green 3, green 4। ठीक है, या रेड 1 रेड 2। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 12। ठीक है, सो टोटल 12, या नंबर इन सैंपल स्पेस आप लिख दोगे 12। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल क्या लगता है तुम्हें, क्या होगी? मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल क्या होगा? 5 out of 12। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कलर्ड बॉल, 12/12 1। ठीक है, अब यही होते हैं केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल आइदर ग्रीन और रेड। ठीक है, आइदर ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन आए या रेड आए। कोई तुमसे पूछ रहा है, एक मैं बॉल निकालूंगा, या तो ग्रीन आएगी या रेड आएगी, तो आप उसे क्या आंसर दोगे? ये तो पता ही है, 12/10 इट्स अ श्योर इवेंट, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, कि बैग में तो ग्रीन और रेड डाली है और मैं कहीं नहीं नहीं मैं तो व्हाइट निकाल लूंगा, है ना। और तुम कहोगे कोई मैजिक 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 थोड़ी है, हो ही नहीं सकता। कोई तुमसे पूछे, नहीं मैंने तो ग्रीन और रेड डाली थी पर व्हाइट निकली अंदर से, तो तुम क्या बोलोगे उसको? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटीज, एक्चुअल सिचुएशंस को हम उसको एनालाइज करते हैं। समझ में आ गया? तो अगर कल मुझे अपने फेवर में कोई डिसीजन करना है, विल आई गो फॉर रेड बॉल और ग्रीन बॉल, कि डिसाइड होना है कि तुम कौन से कलर की बॉल निकाल रहे हो। ठीक है ना, मुझे अपने फेवर में आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि नहीं यार, तुम्हारा पेपर 28 से ना 25 को आ जाए।
ठीक है। इफ आई वॉन्ट कि नहीं तुम्हारा पेपर जल्दी हो जाए, तुम्हारा 14th को पेपर हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। सो अगर मुझे कहा जाए नहीं नहीं तुम्हें ना इनमें से एक बॉल चूज करनी होगी एंड यू हैव टू नेम द कलर, सो शुड आई नेम रेड और ग्रीन? माई डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन कि रेड ज्यादा है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। सो पर्सन हु चूज रेड हैज मोर चांसेस ऑफ विनिंग। रैशनली हमें रेड चूज करना चाहिए। अब वो मेरी अपनी सोच है कि नहीं नहीं मुझे तो ग्रीन पसंद था, मेरा तो मन ग्रीन का कर रहा था, मेरी इंट्यूशन ग्रीन कह रही थी। बट प्रोबेबिलिटीज रैशनली सिचुएशन में क्या बनता है, समझ में आ गई? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ विलेज फेयर देर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल, समोसा पकौड़ा भाजी। फॉर ड्रिंक्स विलेजर्स कैन चूज अदर चाय और लस्सी। लिस्ट सैंपल स्पेस। तो हम स्नैक 1, स्नैक 2, स्नैक 3 कर लेते हैं, है ना? ड्रिंक 1, ड्रिंक 2 ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ। So all possible snack and drink combinations a person could choose at the fair. ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये मैं आपको लिख रही हूँ, ये समोसा हो गया, पकौड़ा एंड भाजी, ये समोसा। ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। S1 इज समोसा। ठीक है। तो अगर वहां पर भी आप लिख रहे हो ना, तो यू कैन असाइन नेम्स लेटर्स टू दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो भी है। तो अब देखो, या तो इसे फैक्टर ट्री से करो कि या तो आई कैन गो फॉर 3 स्नैक्स, है ना? या मैं लू समोसा S1, S2 एंड S3। आफ्टर टेकिंग समोसा आई कैन गो फॉर D1, D2। ऐसे ही D1, D2, ये फैक्टर ट्री जो है ये तुम्हें आ जाएगा बनाने के लिए। फैक्टर ट्री नहीं, डिसीजन ट्री बोल देते हैं इसको। ठीक है, टी डायग्राम भी बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहला स्टार्टिंग है, तो यू कैन गो फॉर आइदर S1, S2 और S3। उस S3 के बाद यू कैन गो फॉर D1, D2, D1, D2, D1, D2। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? या तो मैंने फर्स्ट स्नैक लिया और 1 ड्रिंक ली, है ना? या फर्स्ट स्नैक सेकंड ड्रिंक, या सेकंड स्नैक फर्स्ट ड्रिंक, सेकंड स्नैक सेकंड ड्रिंक, थर्ड स्नैक फर्स्ट ड्रिंक, थर्ड स्नैक एंड सेकंड। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनता है? या मैंने समोसा चाय, समोसा लस्सी, राइट? पकौड़ा चाय पकौड़ा लस्सी, या फिर भाजी चाय एंड भाजी एंड लस्सी। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन आ गए। आई हैव शोड इट इन अ पर्टिकुलर डायग्राम, और उसको मैंने सैंपल स्पेस की लिस्ट में कर दिया। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, बताओ? 6 है ना? अब उसने कहा है कि आपको निकालना है लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। तो मैंने तो समोसा सिलेक्ट किया, तो लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। ठीक है। तो आपने क्या लिया, समोसा S1 था ना, तो जिस भी में S1 है ये रहा, बस। लिस्ट द इवेंट्स सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक, तो वो क्या होगा, S1 D1, S1 D2। या तो समोसा चाय समोसा एंड लस्सी। बात समझ में आ गई इतना सबको? ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 में ट्री डायग्राम बनाना है उसने। एक्सपेरिमेंट है, टॉस अ फेयर कॉइन 2 टाइम्स। करवा दो ना ये, चलो नेक्स्ट लिखो। एग्जाम्पल 7 मैंने आपको करवाया था, टॉस अ फेयर कॉइन 2 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बन जाती है, आप देखो, ये और, ठीक है। या तो हेड आएगा, साथ में हम लिख देते हैं 1/2, या टेल आएगा 1/2। फर्स्ट कॉइन को हमने टॉस कर दिया, या पहली बार टॉस कर दिया कॉइन को। ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा, या हेड आएगा या टेल। इसके बाद भी हेड आए टेल आए, 1/2। इसके बाद भी हेड आए, फिर टेल आए, अगेन 1/2, है ना? और अच्छे वे से लिख लो, ये देखो ये, देन यू गेट हेड और यू गेट टेल। तो यहाँ पे आप लिख देते हो हेड की भी 1/2, टेल की भी 1/2। इसके बाद फिर से हेड आए, फिर से टेल आए, अगेन 1/2, 1/2।
फिर से हेड आए, फिर से टेल आए, 1/2, 1/2। तो सैंपल स्पेस पता है हमें। तो अगर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, लिखो अब इसमें सारे केसेस मैं लिखवा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो बार हेड चाहिए। तो दोनों हेड का मतलब 1/2, देन 1/2, 1/2, फिर 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो क्या आ जाएगा? 1/2। या तो हम डिसीजन ट्री से ऐसे चलते हैं, ट्री डायग्राम से, या फिर हम क्या कहेंगे कि हमने लिखा था हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, या टेल टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस था। ठीक है। दोनों हेड आए, कितने ऑप्शंस हैं? फेवर में कितने हैं? वन। आउट ऑफ, समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स। तो सब मुझे आंसर दोगे? अब लिखो इसको, ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, 1/, प्रोबेबिलिटी कह रही हूं मैं, 1/4 लिखो। ठीक है। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, कोई भी टेल नहीं आनी चाहिए, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स का मतलब टेल ना हो, दोनों ही हेड होने चाहिए। तो या तो प्रोबेबिलिटी दोनों हेड हो, या फिर कोई टेल ना हो। तो अगेन वही सेम चीज है, 1/4। अच्छा, इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। ठीक है। 3 आउटकम्स आउट ऑफ 4, बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, 3/4, एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन का मतलब नो टेल प्लस वन, कि कोई भी टेल ना हो। ठीक है ना? एट मोस्ट मतलब या तो ना हो या हो, तो जीरो भी लेके चलते हैं, तो यह आ जाएगा 3/4। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट है, देर आर टू फ्रूट्स इन बास्केट्स ए एंड बी। ए हैज वन एप्पल, टू ऑरेंजेस, बास्केट बी हैज वन बनाना, वन मैंगो। यू रैंडमली पिक वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। और ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तो यहाँ पे बैठते रहोगे। तो वो बहुत आसान काम है। टू फ्रूट बास्केट्स हैं, तो बास्केट्स में से सिलेक्ट करोगे ए या बी। ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा ये? कि आइदर यू गो फॉर बास्केट ए, बास्केट बी, यू रैंडमली पिक फ्रूट, वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। ठीक है। तो ए बी में सिलेक्शन नहीं करना। ए हैज वन एप्पल, देन इट हैज टू ऑरेंजेस। ठीक है। बास्केट बी हैज, इसके बाद आपने सिलेक्शन की, बास्केट बी हैज, इसके बाद जो सिलेक्शन हुई वो बी की हुई, विच हैज वन बनाना, ठीक है, एंड वन मैंगो। या यहां पर भी बी आ गया, वन बनाना एंड वन मैंगो। ठीक है। सो ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट्स। इसमें ना जो टू ऑरेंजेस के है ना, इसको O1 O2 लिखना पड़ेगा, हमें हमें सेपरेट करना ही पड़ेगा इस। टू ऑरेंजेस है ना, तो इसमें आप लिखोगे आइदर O1, ठीक है, या फिर O2। और इसमें भी हमारे पास बी में आ जाएगा वन बनाना, वन मैंगो, क्योंकि एक एक फ्रूट लेना है ना। ठीक है। इट कुड बी एप्पल एंड बनाना, इट कुड बी एप्पल एंड मैंगो, वैसे दोनों में से डिफरेंट ही है। इट कुड बी ऑरेंज एंड बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। अगर सेकंड वाले के साथ भी चलो तो सेम ही आता है ना, वही रहेगा।
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एप्पल इज 1/3। वन ऑरेंज, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है। ठीक है। इसके बाद बनाना है 1/2, मैंगो आए 1/2। बात समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद हमने ट्री डायग्राम भी शो कर दिया। वी शोन द सैंपल स्पेस, एप्पल, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। देन एप्पल, सॉरी, ऑरेंज एंड बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। सेकंड ऑरेंज एंड बनाना, सेकंड ऑरेंज एंड मैंगो। ठीक होगी बात है? अब इसके बाद उसने क्या कहा है, इसको मैं फिर कंबाइन करके भी दिखा दूंगी आपको। इसके बाद उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना। वन एप्पल एंड वन बनाना। तो वन एप्पल वन बनाना कॉम्बिनेशन कितना है? वन, 1 2 3 4 5 6, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे टू है, थ्री फ्रूट्स है, टू है। ठीक है। वैसे भी क्या होगा देखो, 1/3 इंटू 1/2, 1/6 ही आया डिसीजन ट्री। अदरवाइज अगर मैं इसको सेपरेट नहीं करवाऊंगी ना तो आपका मैच नहीं करेगा फिर ये। समझ में आ गया? अब इसको हम अगर कंबाइन करना चाहें, थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आता है ना, तो कंबाइन कर लेते हैं। जैसे अगर 4 एप्पल्स होते, 5 एप्पल्स होते, तो चार थोड़ी हम बनाने बैठेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने लिया ये बास्केट ए है। ठीक है। बास्केट ए से आई टेक एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगी एप्पल एंड ऑरेंज। तो आप यहां पे लिख दोगे 1/3, 2, क्योंकि दो ऑरेंजेस थे, तो 2 आउट ऑफ 3। अब इसके बाद जब आप बी पे जाते हो तो आपके पास वन बनाना है, ठीक है, वन मैंगो। तो 1/2, 1/2। बात समझ में आ गई ना? हमारा डिसीजन ट्री शुड मैच। तो ऑरेंजेस को मैंने कंबाइन करके फिर एक में ले लिया जब हमारे नंबर बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो यहां से भी 1/2, 1/2 बनाना एंड मैंगो। अब क्या है कि अगर मैं इससे सैंपल स्पेस बनाऊंगी ना तो बनेगी नहीं, क्योंकि आपके क्या होंगे, एक एप्पल बनाना, एक एप्पल एंड मैंगो। तो चार केसेस बन रहे हैं ना, एप्पल बनाना, एप्पल मैंगो, ऑरेंज बनाना, ऑरेंज मैंगो। मैच नहीं करेगा ना सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं मैच कर रहे। तो उसके लिए हमें ऑरेंजेस को सेपरेट करना होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें हम समझ में आ जाता है कि ये 1/3, ये 3 है और यहाँ 2 है, तो 6 केसेस तो बनते ही बनते हैं हमारे। ठीक है। फिर हम इन ऑरेंजेस को सेपरेट कर लेते हैं O1 एंड O2 में, कि दो ऑरेंजेस हैं तो डबल चांस है ऑरेंज के आने का। समझ में आ गया? डबल टाइम्स वो आ सकता है एज कंपेयर टू एन एप्पल। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, एक लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज एंड बनाना। चलो, क्योंकि पेपर में ना तुम्हें एप्पल और बनाना नहीं पूछने वाला, ऑरेंज एंड बनाना। तो ऑरेंज आने के कितने चांसेस है, यहां से क्या मार्क करोगे? 2/3। तो हर बार ना हम सैंपल स्पेस बनाने नहीं बैठते। सीरियसली विल नॉट बी मेकिंग। क्यों, मैं तुम्हें 5 10 फ्रूट दे दूं तो क्या 10 के तुम A1 A2 A3 लिखने बैठोगे? हम सैंपल स्पेस हर बार नहीं बनाते। हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2/3 ऑरेंज आने के और बनाना आने के, तो आंसर क्या होगा? 1/3। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? अगर मैं इसे सेपरेट ना करती तो आप ना ये सैंपल स्पेस से लिस्ट नहीं कर पाते। 6 इवेंट्स कैसे करोगे कि आप 1/6 इसको और इसको कैसे मैच करोगे? तो हमने क्या किया, ऑरेंजेस को कंबाइन करके या प्रोबेबिलिटी इकट्ठी कर ली कि इससे सैंपल स्पेस नहीं बन सकती, इससे सैंपल स्पेस बनेगी, एंड देन यहां से प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मैच करेगी। ठीक है। अब तुम यहां पे आ जाओ, 1/3 आया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज एंड बनाना, तुमने कहा 2/3 एंड 1/2 विच इज 1/3। अगर आप यहां पर आ जाओगे, देखो ऑरेंजेस कितनी बार आ रहा है, ऑरेंजेस एंड बनाना कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितने में से? 6 में से। टोटल 6 केसेस है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो ऑरेंज एंड बनाना, ऑरेंज एंड बनाना 2 बार आ रहा है, तो तब भी आंसर आपका मैच कर गया, 1/3। बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ वी मैच सैंपल स्पेस एंड डिसीजन ट्री। इतना क्लियर है सबको? चलो जाओ बच्चों, कल तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट